गवई साहब के पार्टी का एक नीला झंडा लगाने का काम वो करते हैं, है ना। वो दिखाने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। वो गवई साहब की पार्टी को एक टिकट नहीं देंगे, विधानसभा लोकसभा की नहीं देंगे, राज्यसभा भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे साथ में हम भी अम्बेडकरवादी एक नीला झंडा दिखना चाहिए करके। बीजेपी के लोग क्या करते हैं, आठवले जी को पकड़ लिए, बैकडोर एंट्री भेज दिए, 4-4 समाज कल्याण 4-4 राज्य मंत्री बनाए। कैबिनेट थोड़ी है वो, और उनको कोई पावर नहीं है। उनके डिपार्टमेंट का 10-10, 5-5 हज़ार का फंड कब डाइवर्ट होता है, कब का प्रोग्राम तय होता है, वो आठवले जी को भी पता नहीं रहता है। वो खुद आठवले जी इस बात को बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर नॉमिनल हो करके। तो उनको भी एक बीजेपी को लगता है कि एक झंडा आरपीआई का हमारे साथ में नीला झंडा लगाने के लिए होना करके कहीं तो भी आठवले को एडजस्ट कर देते हैं। सुलेखा कुंभारे जी का भी वैसे हाल है, कोई उसको एक आधी पार्टी वाले अपने साथ में एक झंडा लगाने का काम करते हैं। आप गवई की पार्टी का देखिए, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। आप कवाड़ी जी का एग्जिस्टेंस, वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे कवाड़ी जी शिंदे के साथ में, उसके बाद में मामला खत्म हो गया। कहीं दिखेगा उनका, ना उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिखा, ना कहीं दिखा हो, ना कोई चुनाव लड़ते हुए दिखे। आनंदराज जी की बात करेंगे तो अपने दम पर ना उन्होंने कभी महाराष्ट्र में विधानसभा ना लोकसभा चुनाव लड़वाया है करके। उनका एक कभी जस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके फॉर्म हुआ था। तो शिंदे जी को लगाऊंगा कि चलो भाई अभी हमको भी दलितों के बीच में राजनीति करना है, तो अम्बेडकर नाम जरा ब्रांड दिखता है, और ब्रांड है, यूनिवर्सल नाम है। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलायंस तो छोटे लेवल पर जो करना हम करेंगे, लेकिन इसके बाद में हमारा अलायंस होगा ओबीसी के साथ में जी। हमारा अलायंस होगा माइक्रो ओबीसी के साथ में। उसके बाद हमारा होगा बौद्धों के साथ में अलायंस, दलितों के साथ में अलायंस, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में। हमारा अलायंस होगा समाज के साथ में। और समाज के साथ में जब अलायंस होगा तो सोशल इंजीनियरिंग बनेगा, और सोशल इंजीनियरिंग बनेगा तब उसके बाद में निश्चित रूप से हम लोग रिजल्ट की तरफ पहुँचेंगे और सत्ता के करीब पहुंचेंगे। और हमारे मर्जी के बगैर लोकल बॉडीज़ की सत्ता बहुत जगह नहीं बनेंगी, और बड़े पैमाने पर हमारे हजारों लोग चुनाव जीत कराएंगे। जय भीम. आपलं सर्वांचं स्वागत आहे लॉर्ड बुद्धा टी व्हीवर. मी प्राध्यापक विनोद बागडेत. जवळजवळ आजचा हा जो विषय आहे हा फार महत्त्वाचा आहे, अत्यंत संवेदनशील विषय आहेत. आजच्या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्यासोबत आहेत विवेक हाडकेजीत, पूर्व संयोजक वंचित बहुजन आघाडीत नागपूर. आपण पाहतोय की संपूर्ण महाराष्ट्र आज बाबासाहेबांची चळवळ म्हणजे आंबेडकरी चळवळ ही जे बीजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जो नारा दिला होता, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करात, आज आपण पाहतो बाबासाहेबांच्या विचाराशी संघटित आहोत. पण एकीकडे बघतोय आपण राजकारणामध्ये राज ठाकरेत आणि उद्धव ठाकरेत एकीकडचे कट्टर वैरीत, परंतु आज कुठल्या तरी विचाराने ते एकत्र आलेत. कारण त्यांना माहीत आहे की जर या समाजाची दिशा जर बदलवायची असेल तर एकत्र राहण्याशिवाय पर्याय नाही. पण तेच आम्ही बघतोय जे बाबासाहेबांचे नातवंड आहेत, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आणि आनंदराज आंबेडकर, हे यांनी फारकत घेतलेली आहेत. एक आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर हे भाजप आणि संघाच्या विचारधारेच्या विरोधीत आहे, तर आनंदराज आंबेडकर हे एकनाथ शिंदे म्हणजे संघाच्या विचारधारेशी गेलेले आहेत. त्यामुळे आंबेडकरी जो समाज आहे तो अगदी की जायचं तर कोणाकडे जायचं, आज फक्त पर्याय म्हणून आंबेडकरी समाज हा बाळासाहेबांकडे बघत होता, भीमराज आंबेडकरकडे बघत होता, आनंदराज आंबेडकर, कारण ही एकी होती, आंबेडकर घराण्याची एकी होती. परंतु आज कुठेतरी ते विभक्त झाल्यामुळे आंबेडकर समाजाची दिशा ही दिशा भटकणाऱ्या पक्षाप्रमाणे झालीत. आज आपल्यासोबत आहेत विवेक हाडकेजीत, जे की वंचित बहुजन आघाडीचे पूर्व विदर्भ संयोजक आहेत, अतिशय गाढे अभ्यासक, विश्लेषक, राजकारणामध्ये त्यांचा फार मोठा अभ्यास असून आज आपण त्यांच्यासोबत या विशेष मुलाखतीमध्ये की समाजाची दिशा, आंबेडकरी समाजाची दिशा आणि दशा काय आहेत, तर या कार्यक्रमामध्ये तुमचं स्वागत है सर. सर जय भीम. जय भीम. तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि सध्याची राजकीय जी स्थिती आहे
तुमच्या मताप्रमाणे याचं विश्लेषण तुम्ही कशा प्रकारे कराल? देखिए, आज की वर्तमान स्थिति, राजकीय परिस्थिति आप सभी जानते हैं। भारत देश के अंदर में आज जो वर्तमान में मनुवादी सरकार बैठी हुई है, मोदी के नेतृत्व में, आरएसएस के नेतृत्व में, ये सभी जानते हैं कि ये भारत देश के संविधान के लिए, भारत देश के डेमोक्रेसी के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए ये डेंजरस एक थिंग करके, एक परिस्थिति करके देश के अंदर में निर्माण हुई है। तो ये ओवरऑल सभी जानते हैं और पिछले 11 साल से देश के अंदर में तमाम ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई कि जिसके वजह से भारत देश का संविधान ये खतरे में आया। और इस दिशा में जो भारत देश चल रहा है, ये निश्चित रूप से मोदी सरकार के और आरएसएस के सरकार में देश बहुत कठीण परिस्थिती से चल रहा है अभी। सर, आजची आपण परिस्थिती बघतोय की एकीकडे प्रकाश आंबेडकर, एकीकडे आनंदराज आंबेडकर. तो आजचा जो विचारधारेचा प्रभाव आहे ह्या दोनपैकी कोणावर दिसून येतंय? पॉलिटिकली आप सभी जानते हैं, प्रकाश आंबेडकर साहब के पॉलिटिकल हाइट को किसी के साथ में कंपेयर करके एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आनंदराज आंबेडकर जी की जो बात है कि अभी कल परसों में जो घटनाक्रम हुए, उन्होंने, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो आनंदराज आंबेडकर जी आरएसएस के साथ में गए, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जो महायुति के जो घटक दल है शिंदे जी, उनके पार्टी के साथ में उनका जो पॉलिटिकल अलायंस हुआ, उनका वैचारिक अलायंस हुआ क्या, ये भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल अलायंस जो शिंदे के साथ में हुआ, वो राजनीति के हिसाब से सही नहीं, वैचारिक आइडियोलॉजिकल दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। और इस संदर्भ में उनका जो पॉलिटिकल हाइट है, ये किसी भी तरीके से आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब इनके पॉलिटिकल इससे मेल नहीं खाता है। एक तो राजनीति के अंदर में, सक्रिय राजनीति के अंदर में प्रकाश आंबेडकर साहब पिछले 40 साल से हैं और वो भारत देश के अंदर में राज्यसभा में भी रहे हैं, वो लोकसभा में भी रहे, उनको बड़े बड़े पदों की ऑफ़र, केंद्रीय मंत्री से लेकर तो देश के उपराष्ट्रपति तक उनको ऑफ़र आई, राज्यसभा के चेयरमैन के पद की भी उनको ऑफ़र आई, लेकिन उन्होंने सारे पदों को ठुकराया और वो सक्रिय राजनीति में आज तक के जनता के हज़ारों प्रश्नों के साथ में वो लड़ते रहे और हज़ारों प्रश्नों को न्याय देने का काम उन्होंने किया है। और आनंदराज जी आंबेडकर राजनीति के अंदर में जितना मीडिया के माध्यम से या 2-3 दिन के घटनाक्रम से बताया जा रहा है कि वो राजनीति के अंदर में एक हाई प्रोफाइल जिस लेवल के वो, तो उनका कंपैरिजन कहीं प्रकाश आंबेडकर जी के साथ में होता नहीं है। और दूसरा, मैं 2 दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब इनके नेतृत्व में स्टेट कमेटी की बैठक हुई और उसके अंदर में से सिरे से उस बात को खारिज कर दिया गया और सिरे से इस बात को ये कर दिया गया है कि आनंदराज आंबेडकर जी ने स्टैंड लिया, उस स्टैंड का खुले से विरोध किया गया है और वो स्टैंड सही नहीं करके उसको डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ तक के बोल दिया गया कि आनंदराज आंबेडकर जी ने जो स्टैंड लिया वो दुखद है और वो विचारधारा के लिए अच्छा नहीं है और राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का हम कतई कहीं पर भी हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी समर्थन की बात तो दूर की बात है, लेकिन हम पूरे जोर तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी और आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने उनके स्टैंड का खुले तौर पर विरोध किया, जिसका वंचित बहुजन आघाड़ी से 0% तक की दूर दूर से काही संबंध नाही आहे। परत एक गोष्ट येते की शिंदे गट आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा हे कधीच जुळू शकणार नाही, तर तुमचं याच्यावरती मत काय आहे की एक आनंदराज आंबेडकर शिंदे गटाशी मिळतोय? एक आइडियोलॉजी का जो मामला है, तो शिंदे का जो आइडियोलॉजी है वो सभी जानते हैं कि उनकी पहले पुरानी शिवसेना की आइडियोलॉजी थी, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी। और दूसरा जो विषय है प्रकाश आंबेडकर साहब की और अंबेडकर परिवार की विचारधारा ही ये प्योरली बुद्ध से लेके तो फुले साहब अम्बेडकर की आंबेडकरवादी आइडियोलॉजी है, उसमें कोई दुमत नहीं है। आनंदराज जी आंबेडकर ये आंबेडकरवादी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर के नातू है और मेरे को उसके ऊपर में कमेंट करना भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया उस स्टैंड का कोई भी आंबेडकरवादी कार्यकर्ता समर्थन नहीं करेगा और कितना भी किए। तो आज शिंदे के साथ में, शिंदे ये भारतीय जनता पार्टी के अलायंस ग्रुप में है और उनके अलायंस ग्रुप में उनका जाना ये एक दुखद घटना है, जिसका हम सिरे से उस बात का पूरी पुरजोर तरीके से हम लोग उस बात का विरोध भी करते हैं, उस बात को हम लोग भी समर्थन भी कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे और ना ही हमारी पार्टी करती है, ना बाला साहब अम्बेडकर ने इस बात का समर्थन किया है। उल्टा बाला साहब अम्बेडकर साहब ने इस बात पे गुस्सा जाहिर किया है, उन्होंने इस बात पे अपना निगेटिव उन्होंने अपना उसके बारे में बताया ओपिनियन कि ये समाज हित में या पार्टी हित में या विचारधारा के हित में नहीं है करके स्पष्ट उन्होंने बताया इस बात को। सर, आजची परिस्थिती बघता आपण पाहतोय की एकीकडे राजकारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंचा हजारो तरुण त्यांच्याकडे जात आहेत। मला एक गोष्ट सांगाल की तरुण
यांना दिशा देणारं आजचं नेतृत्व हे कोण असू शकतं? म्हणजे आपण एखादी गोष्ट करतो की आजचा जो तरुण आहेत, म्हणजे ज्याला आंबेडकरी तरुण म्हणतोय, तर यांचा जो कल आहे हा कोणाकडे आहे सर्वात जास्त? देखो, आप सबसे पहले अगर आपको इस एंगल से अगर आप उस चीज़ को देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र का जो युवा है, अगर वो युवा सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के साथ में है या शिवसेना के साथ में है या राष्ट्रवादी के साथ में है या बीजेपी के साथ में है, अगर बड़े पैमाने पर बहुजन समाज का युवा अगर उनके साथ में है, तो आपको अंबेडकरवादी युवा जो है या बहुजन समाज का युवा या अंबेडकरवादी फोर्सेस के साथ में नहीं, उसका एग्जैक्टली कंपैरिजन उसका आज के तारीख में होता नहीं है। क्योंकि पिछले जब से महाराष्ट्र बना तब से ये सारे जो फोर्सेस मैंने नाम गिना है, ये सारे के सारे सत्ता के अंदर में है। ये आर्थिक सारी चीज़ें इनके बाजू में रही है, मीडिया इनके साथ में रहा, माफिया इनके साथ में रहा, ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ में रहा, और सारे जो सिस्टम का सिस्टम इनके साथ में रहा, और इनके हाथ में महाराष्ट्र का इकोनॉमी भी रहा। और रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना नहीं करना, कितना करना नहीं करना, उन्होंने सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में रखा। तो उस हिसाब में युवाओं की दिशा महाराष्ट्र के अंदर में, बहुजन समाज के युवाओं की दिशा, ये हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आज भी 80% युवा वो मनुवादी फोर्सेस के साथ में है या गांधीवादी फोर्सेस के साथ में है या सेना को मानने वाले फोर्सेस के साथ में है। तो वो युवा आज जो 20% हमारे साथ में है बहुजन समाज का युवा, वो हमारे साथ में 80% का कैसा आ जाए, उस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हो रहा है। और धीरे धीरे युवा महाराष्ट्र के अंदर में प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में जुड़ रहा है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में दलित बहुजन राजनीति को आदरणीय प्रकाश अंबेडकर के बगैर कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि ये सारे जितने फोर्सेस है, ये सारे फोर्सेस बहुजन समाज के युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, उनको नौकरी के क्षेत्र में, उनको राजनीति के क्षेत्र में दूर रखने का काम करते हैं, सिर्फ उनको वोट बैंक तक के वापरने का काम करते हैं। लेकिन इन्हीं युवाओं की समस्याओं को लेके हर बार अगर कोई मैदान में आता है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब आते हैं। इवन अभी आपने वर्तमान में जो सोमनाथ सूर्यवंशी जी का विषय देखे होंगे, है ना, उसकी क्या गलती थी कि किसी मनुवादी एकाधी कार्यकर्ता ने कोई सो कॉल्ड इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी के साथ में वो कार्यकर्ता, वो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विटंबना करने की कोशिश की है, हाथ में रखा हुआ कांच का संविधान वो फोड़ने की कोशिश की है। तो एक हमारे वडार समाज का कार्यकर्ता, वंचित बहुजन आघाड़ी का बहुजन समाज का कार्यकर्ता, वो उस बात को विरोध करता है, उसको लेके आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन होता है। और उसके बाद में जब पुलिस वाले लाठियाँ बरसाते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालते हैं, उस जेल में उस कार्यकर्ता अपना इसमें जेल में बोले कि पुलिस स्टेशन में उसको डाला जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की बेरहमी की तरफ से मार के वजह से सोमनाथ सूर्यवंशी जी का डेथ होता है। और उसको महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं, ऑफिशियली बोलते हैं उसको हाउस के अंदर में, कि सोमनाथ सूर्यवंशी जी की मौत जो हुई है ये अटैक से, हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस विषय को उठाया और उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, ये पुलिस के मारे हुए डंडों से हुई है करके, तो उसका जब खुलासा हुआ और जो मैटर चला, और जब औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर में खुद प्रकाश अंबेडकर साहब काला कोट पहन के वो खुद वो उसको 4-5 बार साहब ने पैरवी की उस केस की, और कोर्ट के अंदर में जब वो खुद खड़े हुए उस केस के अंदर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोमनाथ सूर्यवंशी जी को न्याय देने का काम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी ने किया। और रिपोर्ट जितना भी बाद में उसका रिपोर्ट आया, मेडिकल रिपोर्ट आया, उसमें ये चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई थी कि इनकी जो मौत हुई हार्ट अटैक से नहीं हुई, सोमनाथ सूर्यवंशी जी की, इनकी जो मौत हुई ये पुलिस वालों ने बेरहमी से मारने की वजह से सूर्यवंशी की मौत हुई। और फिर हाईकोर्ट ने 72 पुलिस वालों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने हाईकोर्ट के जज ने उसको ऑर्डर दिया और सही मायने में न्याय देने का काम। और उस समय में इस प्रोसेस के अंदर में काफ़ी लोग उनके माँ के तरफ में गए, वो पुलिस वाले भी गए, सत्ताधारी पार्टी के लोग भी गए कि इतना ज़मीन ले लो, इतना पैसा ले लो, इतने मकान ले लो। लेकिन वो माताजी ने किसी के बात को सुना नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को अगर कोई न्याय दे सकता है, ये मेरे बेटे को अगर कोई न्याय दे सकता, तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पोता है आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, ये मेरे बेटे को न्याय दे सकते, मुझे न्याय दे सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो महिला को, सोमनाथ सूर्यवंशी जी के माँ को न्याय देने का काम किया है। और ऐसे हजारों मामले युवाओं को न्याय देने का काम करने का आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब काम कर रहे हैं। तो युवाओं को भी उस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल विरासत को, हमारे रिजर्वेशन को सही मायने में महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रेशर ग्रुप अगर कोई है, बड़ी ताकत अगर शख्सियत कोई है, तो प्रकाश अंबेडकर साहब है, वो कर सकते हैं। तो उनके साथ में युवाओं ने जुड़ना चाहिए। हम भी वो प्रयास कर रहे हैं, हम भी काफ़ी सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं। तो युवाओं को जोड़ने का काम, महिलाओं को जोड़ने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, आजची आपण स्थितीत पाहतोय
आपण बघत आहे लॉर्ड बुद्धा टी व्हीवर फूट की एकजूट, आनंदराज आंबेडकर विरुद्ध बाळासाहेब आंबेडकर असं म्हणता नाही येणार, पण हे जे तडजोडीचं राजकारण आहे तर त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांची जी विचारधारा आहे या विचारधारेवर फरक पडतो का असं वाटते का सर तुम्हाला? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आपको बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कोई ऐसी हल्की पतली नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा यूनिवर्सल है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वो बुद्ध की विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा दुनिया में 200 देशों पर राज करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, ये एक इंडिविजुअल स्टैंड हो सकता है आनंदराज अम्बेडकर जी का, उससे कोई अपना समाज सहमत नहीं है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी सहमत उस बात से नहीं है। और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने सरे से उस बात को नकार दिया है, उन्होंने उस बात का विरोध किया है कि ये जो कर रहे हैं आनंदराज अम्बेडकर ये ठीक नहीं है करके। तो इसमें विचारधारा से वगैरह उसका कोई मामला नहीं है। हाँ, उन्होंने विचारधारा को समझना, अगर उनको विचारधारा सही में पूरी तरह से समझी रही थी आनंदराज अम्बेडकर जी को, तो वो इस प्रकार का स्टैंड नहीं उठाते, वो है ना। तो उन्होंने किया तो, लेकिन पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस उनका जितना मीडिया और बाकी चीज़ें बताने की, हम जो चर्चा कर रहे हैं आनंदराज अम्बेडकर जी से वहाँ जाने से बहुत बड़ा तूफान आ गया या बहुत बड़ा ऐसा समाज पे या धर्म पे संकट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुजन पॉलिटिक्स राजनीति के अंदर में प्रकाश अम्बेडकर साहब ओनली एंड ओनली बहुत बड़ा फेस है। वन मैन आर्मी वो काफ़ी है सारी चीज़ों को निपटाने के लिए। आनंदराज अम्बेडकर जी का पॉलिटिकल स्टैंड से वंचित बहुजन आघाड़ी को ही छोड़ो तो अम्बेडकरी आंदोलन को या अम्बेडकरी विचारधारा को या कोई चीज़ों को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है। उनका अगर छोटा मोटा जो भी वॉट एवर में पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो उसका उनका हो सकता है। रही बात पॉलिटिक्स के अंदर में उनका जो टर्म रहा है, वो आनंदराज अम्बेडकर जी का पॉलिटिक्स के अंदर बहुत छोटा टर्म रहा है। प्रकाश अम्बेडकर साहब का 40 साल का टर्म है। इवन भी ना, हमने अभी ये लोकसभा चुनाव के अंदर में आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे अमरावती से चुनाव लड़ना है, तो यस नो करते हुए भी आखिरी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है कि मुझे आप समर्थन दे दीजिए करके। तो बड़ा दिल करके प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उनको अमरावती में चुनाव वो लड़े, और उन्होंने अमरावती में चुनाव लड़े उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट से। तो वहाँ पर वो चुनाव हार गए वो, और वो जिस प्रकार से उनका परफॉर्म होना चाहिए तो बाय रिक्वेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट उनको सपोर्ट दिया गया वहाँ पर, और उनकी बात को हमने तवज्जो दिए। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, बाला साहब अम्बेडकर साहब ने उनको तवज्जो दिया और उनको सपोर्ट करने का काम किया। लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर में कितने बड़े प्लेयर है वो सब लोग जानते हैं। अमरावती में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ये भी सब जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल सीनियरियो के अंदर में वो प्रकाश अम्बेडकर के तुलना में जो है, कोई मैं तुलना भी कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, ना हमने करना भी चाहिए। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब की हाइट बहुत बड़ी है, और प्रकाश अम्बेडकर साहब देश के नेता है बहुजन पॉलिटिक्स के दलित राजनीति के अंदर में। जैसे बहन जी मायावती जी एक देश के अंदर में बहुत बड़ी सक्षम बड़ी नेता है दलित बहुजन राजनीति के अंदर में, प्रकाश अम्बेडकर साहब देश के वैसे ही बहुत बड़े एक टॉप के लीडर्स है। इसीलिए कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कोई वो आनंदराज के साथ में गए या महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया, ये राजनीति में उथल पुथल होने वाला कुछ नहीं है। आने वाले लोकल बॉडी चुनाव के अंदर में वंचित बहुजन आघाड़ी एक बेहतरीन परफॉर्मन्स करेंगी। सर, यामध्ये आपण जेव्हा पाहतो फूट की एकजूट, तर यामध्ये समाजाची भूमिका काय असेल असं तुम्हाला वाटते? नहीं, समाज का फूट और की एकजुट का कोई वो मामला ही नहीं है। वो गए करके फूट हो गया ऐसा मुझे नहीं लगता है। समाज जो है और विचारधारा और समाज ये और कार्यकर्ता ये प्रकाश अम्बेडकर साहब से साथ में खड़े हैं, तो फूट और बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं उसके अंदर में। तो समाज के अंदर में एकजुट होने का जो विषय है, तो आज बुद्धिस्ट बड़े पैमाने पर प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में विचारधारा के साथ में उनके नेतृत्व के साथ में जुड़ रहा है। और भी बहुजन समाज जो छोटा छोटा ओबीसी तबका है, जो बड़ा मेजर ओबीसी तबका, वो तो कांग्रेस बीजेपी के साथ में है। लेकिन ओबीसी के अंदर जो माइक्रो ओबीसी है, लोहार सुतार धनगर वगैरह जितने भी छोटे माइक्रो ओबीसी कास्ट है, वो सारे के सारे बड़े पैमाने पर आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में खड़े हैं। जिन लोगों को कभी विधानसभा में, लोकसभा में जो कम्युनिटी को कभी सोनार को, लोहार को, धोबी को कभी टिकट नहीं मिलता था लोकसभा विधानसभा का, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व लोकसभा में टिकट दे के देने का काम आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया है। तो ये ओबीसी, माइक्रो ओबीसी और आदिवासी कम्युनिटी के बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ है जिनको जनरल सीटों पर कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, उनको टिकट नहीं मिलता था कांग्रेस बीजेपी शिवसेना की तरफ से, तो ऐसे लोगों को 2019-24 में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने टिकट देने का काम किया और वो समाज को अपने साथ में जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे यह बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया तैयार हो रही है। वो सारा समाज प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में जुड़ रहा है और बड़ी ताकत के साथ में वंचित आघाडी खड़ी हो रही है। बऱ्याच वेळा असं वाटते की बाबासाहेबांच्या विचारधारेतून तयार झालेले आहेत आणि त्यानंतर रक्ताचेत आपण जे म्हणतोय, तर यामुळे कोणता गट
हा बाबासाहेबांच्या विचाराशी सुसंगत आहे असं तुम्हाला वाटतंय? नहीं, उसमें गट का कोई इशू नहीं है ना सर। पार्टी बोले तो प्रकाश आंबेडकर साहब की पार्टी है, ओनली एंड ओनली। दलित राजनीति के अंदर में आप देखो ना, आप गवई की पार्टी का देखिए, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। आप कवाड़ी जी का एग्जिस्टेंस, वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे कवाड़ी जी शिंदे के साथ में, उसके बाद में मामला खत्म हो गया। कहीं दिखे क्या उनका? ना उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दिखा, ना कहीं दिखा हो, ना कोई चुनाव लड़ते हुए दिखे, है ना। बाकी आपको मालूम है रजिस्टर 16-17 जो भी होंगे वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आते हैं। तो उसमें कोई गट फट का कोई मामला नहीं है। और अपने दम पर ना, आप अगर आनंद राज जी की बात करेंगे तो अपने दम पर ना उन्होंने कभी महाराष्ट्र में विधानसभा ना लोकसभा चुनाव लड़वाया है करके, उनका एक अभी जस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन करके फॉर्म हुआ था। तो शिंदे जी को लगाऊंगा कि चलो भाई अभी हमको भी दलितों के बीच में राजनीति करना है, तो आम्बेडकर नाम जरा ब्रांड दिखता है, और ब्रांड है, यूनिवर्सल नाम है, लेकिन उन्होंने उनको पॉलिटिकल एंगल से सोचा कि अम्बेडकर जरा हमारे बगल में भी बैठ जाए करके। लेकिन देखो राजनीति के अंदर में ऐसा है कि भारत देश के राजनीति के अंदर में प्रकाश आंबेडकर साहब है ना। तो प्रकाश आंबेडकर साहब, दूसरा कोई प्रकाश आंबेडकर साहब हो नहीं सकते, है ना। तो उसमें कोई वो चिंतन मंथन करने वाला ये फूट और गट का कोई मामला नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी एक मजबूत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और वही समाज के लिए अल्टरनेटिव है, यहाँ पर दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उसमें कोई वो डिस्कशन का, चर्चा का बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा पूछिए आप। जी सर, बहुत अच्छी बात की। हमारे साथी जो विवेक हाडके जी बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। एक गोष्ट अजून मला वाटते की आंबेडकर चळवळीमधील जे काही छोटे मोठे पक्ष आहेत, हे जे तडजोडीचं आज राजकारण करत आहे, तर त्यांनी या तडजोडीच्या राजकारणामध्ये कुठल्या पक्षाशी तडजोड करावी असं तुम्हाला वाटते? बऱ्याच वेळा तडजोडीचं राजकारण जे आता सध्याच्या परिस्थितीत चालू आहे। मैं तो आपको बताया जब भी कि देखो एडजस्टमेंट का पॉलिटिक्स मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। क्या होता है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, उनको नीला झंडा गाड़ी को लगाने के लिए होना, एक स्टेज पे एक झंडा लगाने के लिए होना। तो चुनाव के अंदर में कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि गवई साहब के पार्टी का एक नीला झंडा लगाने का काम वो करते हैं, है ना। वो दिखाने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, वो गवई साहब की पार्टी को एक टिकट नहीं देंगे, विधानसभा लोकसभा की नहीं देंगे, राज्यसभा भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे साथ में हम भी अम्बेडकरवादी, एक नीला झंडा दिखना चाहिए करके। बीजेपी के लोग क्या करते हैं, आठवले जी को पकड़ लिए, बैकडोर एंट्री भेज दिए, 4-4 वो कौन से समाज कल्याण 4-4 राज्य मंत्री बनाए। कैबिनेट थोड़ी है वो, और उनको कोई पावर नहीं है। उनके डिपार्टमेंट का 10-10, 5-5 हज़ार का फंड कब डाइवर्ट होता है, कब का प्रोग्राम तय होता है, वो आठवले जी को पता नहीं रहता है। वो खुद आठवले जी इस बात को बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर नॉमिनल हो करके। तो उनको भी एक बीजेपी को लगता है कि एक झंडा आरपीआई का हमारे साथ में नीला झंडा लगाने के लिए होना करके कहीं तो भी आठवले को एडजस्ट कर देते हैं। सुलेखा कुंभारे जी का भी वैसे हाल है, कोई उसको एक आधी पार्टी वाले अपने साथ में एक झंडा लगाने का काम करते हैं। तो मामला बचा किधर है? कवाड़ी जी का तो आपने देखिए, उनको 2 दिन बाजू में बैठा है ना। तो ऐसा ना हो जाए कि जो कवाड़ी जी के साथ में हो आनंद राज जी के साथ में हो करके, तो वो भी बात है। तो वो कोई उसमें ये मामला नहीं है। उसमें वैसा है कि जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का मामला होता है ना, ये अपने आप को एक हमारे साथ में एक आइडियोलॉजिकल फोर्स है करके एक नीले झंडे का वो दिखाने के लिए बाकी पार्टी के लोग काम करते हैं सर। हकीकत में वो नहीं है। हकीकत के अंदर में ये कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना के साथ में इनके खिलाफ में लड़ने का काम सही ताकद से अगर कोई करते हैं तो वंचित बहुजन आघाडी प्रकाश आंबेडकर साहब कर रहे हैं। सर, बघतोय की भारतामध्ये आजचं जे राजकारण आहे तर युतीशिवाय तरणोपाय नाही असं आपल्याला म्हणावं लागेल। तर मला एक सांगा की यावेळेस निवडणुकीमध्ये युती करणं हे आवश्यक आहे की अनावश्यक आहे असं तुम्हाला वाटतं? बऱ्याच वेळा आंबेडकर चळवळ जर टिकून राहायची असेल तर? ऐसा भी देखो, आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब ने बोला कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो हो गया। सबको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी ने आखिरी तक के वंचित बहुजन आघाड़ी को, है ना, ये आश्वासनों में 8 सीटें दे रहे, 12 सीटें दे रहे, 13 सीटें दे रहे, 8 दे रहे, ये सब चर्चा रखने का उन्होंने काम किए। आखिरी में पता चला कि 2 ही सीटें देने का उन्होंने फिर डिसाइड किए, और मीडिया में बहुत बफलिंग किया उन्होंने कि ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, और इतनी बदमाशी उन्होंने की है कि आखिरी में तो वो अलायंस तो हुआ ही नहीं। और जहाँ प्रकाश आंबेडकर साहब खड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र में बौद्धों का वोट चाहिए उनको, लेकिन जहाँ प्रकाश आंबेडकर साहब बाबा साहब के नातू खड़े, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट डाल दिया। जबकि प्रकाश आंबेडकर साहब ने इतना बड़ा दिल किए तो उन्होंने शरद पवार के लड़की के खिलाफ में कैंडिडेट नहीं डाले। उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के जो नातू है ना, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट नहीं डाले। नागपुर में विकास ठाकरे को समर्थन दे दिए। उसके बाद में और 2-3 सीटें ऐसी थी और वो वहाँ पर भी उन्होंने उनको समर्थन देने का काम किए। तो 7-8 सीटों पर तो इनडायरेक्टली उन्होंने खुले तौर पर उनको समर्थन देने का काम किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल इतना छोटा है
शरद पवार का या उद्धव ठाकरे का दिल इतना छोटा था कि उन्होंने प्रकाश आंबेडकर साहब के खिलाफ अकोला में कैंडिडेट डाले। तो उनके बारे में भविष्य में वो सकारात्मक अलायंस की बात करेंगे, वो सोचना ही ठीक न, वो बात गलत है। इसीलिए इसके बाद में हमारा अगर अलायंस होगा तो उन्होंने बाड़ा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि लोकल बॉडी चुनाव का जहाँ तक मामला है तो महाविकास आघाड़ी जो महायुति जो है बीजेपी एंड देयर अलायंसेस है ना, वो चाहे फिर वो शिंदे ग्रुप हो चाहे अजित ग्रुप हो, उनके साथ में हमारा अलायंस नहीं होगा। हाँ, दूसरा उसमें और एक चीज़ उन्होंने ऐड किया कि शरद पवार के साथ में भी हमारा बन नहीं सकता करके, है ना। और रही बात अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का दिल कितना छोटा पड़ा है, बात तो उन्होंने, हमने तो बॉल तो फेंक दी है कि ये सारे पार्टियों के नाम लेके, जो रिजर्व पार्टी है उन्होंने सोचना चाहिए। लेकिन हमने अगर बॉल अगर फेंक दिया, लेकिन अगर उनकी मानसिकता ऐसी रहेंगी कि 7-8 सीटों पे लोकसभा में जैसा करते हो कि 7-8 सीटों पे फ्री में हमारा समर्थन तो ले लिया, लेकिन खुद समय आने पर प्रकाश आंबेडकर साहब के खिलाफ में उन्होंने कैंडिडेट डाला, जिसके वजह से प्रकाश आंबेडकर साहब जीतते जीतते वो चुनाव हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार की वजह से। तो ये जो चीज़ हुई है, तो कांग्रेस की बदमाशी आप हमेशा जानते हैं, है ना। तो इसीलिए जो छोटे मोटे जो संगठन काम कर रहे हैं, तो वो संगठन अगर हमारे साथ में समर्थन में आते हैं तो उनका वेलकम है ना। उनके बारे में हम लोग सोचेंगे, जो फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले या बहुजन फोर्सेस के अंदर में, ओबीसी फोर्सेस के अंदर में मानने वाले संगठन अगर हमारे साथ में आने को तैयार है, वो करने को तैयार है। लेकिन उसके विपरीत में हम लोग दूसरा सोशल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलायंस तो छोटे लेवल पर जो करना हम करेंगे, लेकिन इसके बाद में हमारा अलायंस होगा ओबीसी के साथ में जी, हमारा अलायंस होगा माइक्रो ओबीसी के साथ में, उसके बाद हमारा होगा बौद्धों के साथ में अलायंस, दलितों के साथ में अलायंस, आदिवासियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में हमारा अलायंस होगा समाज के साथ में। और समाज के साथ में जब अलायंस होगा तो सोशल इंजीनियरिंग बनेगा, और सोशल इंजीनियरिंग बनेगा तब उसके बाद में निश्चित रूप से हम लोग रिजल्ट की तरफ पहुँचेंगे और सत्ता के करीब पहुँचेंगे। और हमारे मर्जी के बगैर लोकल बॉडीज़ की सत्ता बहुत जगह नहीं बनेंगी और बड़े पैमाने पर हमारे हजारों लोग चुनाव जीत कराएंगे। जी, आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की बहुजनांचा आत्मसन्मान टिकवण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागेल, नाही तर बरेचसे आपण पाहतोय की बरेचसे पक्ष पार्टीमध्ये विलीन होऊन जातात आणि मग तो त्यांचा जो आत्मसन्मान होतो कुठेतरी त्यांचा आत्मसन्मान दुखवला जातो। अशा वेळेस जर बहुजनांचा सन्मान हा आपल्याला उंच उंच भरारीप्रमाणे झेप घेता येईल तर त्यासाठी काय करावं लागेल, कुठले पर्याय आहेत? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ, जब से कि जो है सेल्फ रिस्पेक्ट भी मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी मूवमेंट बुद्ध ने चलाई है ना। ये पेरियार जी ने, पेरियार ये वीर के नायकर जी ने चलाई इस मूवमेंट को, पेरियार जी ने चलाई इसको, फिर नारायण स्वामी ने चलाया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है ना। ये इसी मूवमेंट को, इसी आंदोलन को महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाया, इसी आंदोलन को छत्रपति शाहू महाराज जी ने चलाया, इसी आंदोलन को बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर में, दुनिया के अंदर फैलाने का काम किया। संविधान के माध्यम से उस दुनिया को, भारत देश के सभी बहुजन समाज को सेल्फ रिस्पेक्ट देने का काम उन्होंने किया है, आत्मसम्मान दिलाने का ही काम किया ना संविधान लिख के। उस मूवमेंट को बाद में कांशीराम जी ने चलाने का काम किया है। उसके बाद में बड़े पैमाने पर आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब इस मूवमेंट को चला रहे हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई है, तो यही तो आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो अगर किसी को लगता होगा जिसको आत्मसम्मान नहीं होगा तो किसी के भी साथ में जाके बैठेगा। प्रकाश आंबेडकर साहब को सेल्फ रिस्पेक्ट है और उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ये समाज को समझाया, बौद्धों को समझाया, दलितों को समझाया, बहुजन समाज को समझाया, उन्होंने समझा रहे आज भी। तो इसीलिए वो किसी के साथ में जा नहीं रहे। और किसी को अगर सम्मानजनक बात करना है तो उन्होंने आना चाहिए, सम्मानजनक बात करना चाहिए। राजनीति में बात होगी तो सम्मानजनक बात होगी। कोई बोलेगा कि 100 सीटें हैं ना, वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने 2 सीटें दे दी है, तो इसमें सेल्फ पॉलिटिकल रिस्पेक्ट वाला फार्मूला नहीं हुआ ना, है ना। ये पॉलिटिकल रिस्पेक्ट वाला फार्मूला नहीं होना, तो डिरिस्पेक्ट हो गया है। तो समाज में काम करते समय में ये रिस्पेक्ट वाला काम होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काम होना चाहिए, और सम्मानजनक जहाँ पर बात होंगी वहाँ पर बात होंगी। नहीं तो मैंने आपको बताया कि अलायंस होगा तो बहुजन समाज के साथ में होगा, अलग अलग जातियों के साथ में होगा, बहुजन समाज के छोटे बड़े तबकों के साथ में होगा, युवाओं के साथ में अलायंस होगा। जो करोड़ों बेरोजगार देश के अंदर में है, महाराष्ट्र के अंदर में, उनके साथ में हमारा अलायंस होगा। किसानों के साथ में हमारा अलायंस होगा। जो किसानों को उनके MSP नहीं मिल रहा है, किसानों को गेहूँ का दाम नहीं मिल रहा, चावल का दाम नहीं मिल रहा, धान का नहीं मिल रहा, कपास का नहीं मिल रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ में हमारा अलायंस होगा। उससे युति हमारी होगी। महिलाओं के साथ में होगा, बेरोजगारों के साथ में होगा, जिनका बैकलॉग नहीं भरा गया। महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख का बैकलॉग है SC ST OBC का,
है ना। तो वो एक जन ने अभी एक कोई एमएलए है बीजेपी का, एमएलसी है, उसने पोस्ट डाला है ना, एक परिणय फुके करके कि वो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर वो हमारे भगवान है, हनुमान जी है, महापुरुष है, और 4-5 भगवान के नाम उनको दे दिए। तो मैं बोला वो सारा मान्य है तुम्हारा, तुम उनको जितने भगवान का उपाधि दे दो, मुझे मान्य है बोला, लेकिन तुम्हारे सीएम को बोल दो बोला वो 3 लाख का बैकलॉग भर दो तो मान्य है हमको, तुम हनुमान भी है, तुम भगवान भी है करके। हमारा विरोध नहीं है, तो ऐसा काम करो तो हम मान्य करेंगे कि आपके वो हनुमान है, आपके शंकर जी है, दुनिया भर के सारे होंगे, है ना। ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और फिर वो अगर बात करेंगे तो वो जो 3 लाख लोगों का बैकलॉग नहीं भरा, जो 3 लाख युवा तरस रहे, जिनकी उम्र अभी 35-40 साल क्रॉस हो रही है, और जो अभी एग्ज़ाम दे के बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार बैकलॉग नहीं भर रही, महाराष्ट्र सरकार, ये बहुजन विरोधी सरकार हो गई है। तो अगर वो बैकलॉग नहीं भर रही है, तो वो अगर 3 लाख का बैकलॉग भरे तो, लेकिन वो भरेंगे नहीं, उनको मालूम है क्योंकि 3 लाख का बैकलॉग भरेंगे तो सबसे पहले 45,000 नौकरियां दलितों को देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में 7 तारीख 21,000 नौकरी आदिवासियों को देना गए, 27 तारीख आप जोड़ लीजिए, है ना, लगभग आपको 80,000 नौकरियां ओबीसी को देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा ना। तो उनको ये तकलीफ है कि 80,000 1 लाख, और उसके बाद में 1 लाख 50-1.5 लाख नौकरियां सीधी पहले बहुजन समाज को देना पड़ेगा। तो बहुजन समाज को 1.5 लाख नौकरियां मिलेंगी तो ये इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएंगे, ये आइडियोलॉजिकली मजबूत हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो ये सक्षम हो जाएंगे तो इनके पास में जो टैलेंट ऑलरेडी है ना, ये टैलेंट के बाद में इनके बाद में ट्रेजरी मनी अगर आ जाएगा, पैसा आ जाएगा नौकरी मिलने के बाद में, तो ये समाज के अंदर में टाइम देना शुरू करेंगे, और ये फिर फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट और आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। ये डर मनुवादी पार्टियों को, सत्ताओं को रहता, इसीलिए वो महाराष्ट्र का 3 लाख का बैकलॉग नहीं भर रहे, और केंद्र सरकार का 3 करोड़ का बैकलॉग है। तो ये जो है, ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बहुजन समाज को, जनता को समझना चाहिए कि कौन हम पार्टी ये हमारे बहुजन समाज के हित में काम कर रही है, कौन हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे, है ना, तो बात बनेंगी नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना दे दिया हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया, हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दिया, हमको नौकरी में रिजर्वेशन दे दिया, 3 क्वालिटी का रिजर्वेशन दे दिया, 3 टाइप्स का रिजर्वेशन हमको दे दिया। इतना देने के बाद में अगर हम लोग फिर मनुवादी पार्टियों की तरफ भागेंगे तो ये बहुजन समाज की मूर्खता होंगी। ये मूर्खता को हमको दूर करना पड़ेगा। और आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब एक महाराष्ट्र के अंदर में ब्रिलियंट चेहरा है, एक परिवर्तनवादी चेहरा है, परिवर्तनवादी नेता है। उनके साथ में हमने खड़ा होना चाहिए कि छोटा मोटा पॉलिटिकल जिमकिस क्या हो रहा है उसके बारे में हमने चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कौन किसके साथ बैठा और नहीं बैठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुजन आंदोलन को, दलित राजनीति को या वंचित बहुजन आघाड़ी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, फुले शाह आंबेडकर की विचारधारा और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना। बहुत बढिया। शेवटी आपण पाहतोय की प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे, आणि हे जे सर्व सिस्टममध्ये जाण्याचा जो अप्रत्यक्ष लोकशाही आपण भारतामध्ये म्हणतोय तो शेवटी अवलंबून असतो मतदाराचा। तर आम्हाला एक गोष्ट सांगा की या मतदारांचं भविष्य कोणाकडे जाईल, म्हणजे मतदारा जर निवडून दिले तर आपण पाहतो की तुम्ही आता 3 करोड जर केंद्रामध्ये आमचा अनुशेष बाकी असेल आणि 3 लाख हा महाराष्ट्रामध्ये अनुशेष बाकी असेल, शेवटी मतदार हा सर्वात जास्त कोणाकडे जाईल आजची स्थिती पाहून असं तुम्हाला वाटते? अगर जनता को इस बात को समझ रहा होगा, क्योंकि मैं सवर्णों की बात नहीं करूंगा, वो तो ऑलरेडी उनका कांग्रेस बीजेपी का बैकबोन है, लेकिन जो दलित आदिवासी ओबीसी है उनको अगर लगता होगा कि कांग्रेस के सरकार के अंदर में हमारा शोषण हो गया, 50 साल के कांग्रेस के हुकूमत में हमारा शोषण हो गया, और उसके बाद में ये पिछले 11 साल, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल, ये 16-17 सालों के अंदर में अगर हमारा शोषण हो गया, हमारा बैकलॉग अगर नहीं भरा गया, है ना, युवाओं को अगर नौकरी नहीं दी जाए, शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही है ना, प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाबा साहब ने जो सरकारीकरण किया था, है ना, तो वो सारे लोगों का जो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बहुजन समाज के विरोधी दिशा में अगर वो पार्टियाँ काम कर रही है, तो हम तो समझाने का काम कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर साहब ये जनता को, समाज को समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समझाने के बाद में भी अगर वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये बात उन पे डिपेंड करती है। वोट के आधार पर उनको पावर दिया गया है ना, तो वो अगर 1 सेकंड का अगर अपने दिमाग को लगाएंगे और उनको लगता है कि अपनी बिगड़ी हुई अगर बनाना है, उनको लगता होगी हमारी बिगड़ी हुई बिगड़ी रहना चाहिए, तो उन्होंने बेशक कांग्रेस बीजेपी शिवसेना को वोट दे देना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि हमकी बिगड़ी हुई बनना चाहिए, तो उन्होंने फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को वोट देना चाहिए, प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ में खड़ा होना चाहिए और उनको सत्ता में लाना चाहिए, तभी बात बनेगी और जो हजारों साल से बिगड़ी है वो बात बन जाएंगी। आपण पाहतो की आजचा तरुण हा कुठेतरी नोकरीच्या शोधात, शिक्षणाच्या शोधात
जात आहेत. परंतु जी सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहेत की आज प्रत्येक ठिकाणी हा अनुशेष बाकी आहे, तर बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांची दिशा ठरवण्याचं काम आजचा जो पक्ष करीत आहेत, कोणत्याही पक्षाकडे आपण जातो तरी अनुशेष भरत नाही आहे. तर तरुणांची दिशा ठरवण्यासाठी तरुणांनी आता तरुणाचा जो कल आहे हा कोणाकडे जाताना आपल्याला दिसत आहे सध्याच्या परिस्थितीत? युवाओं ने तो सबसे पहले बाबा साहब को पढ़ना चाहिए. उनको अगर लगता होगा कि उनके जीवन की दिशा ये सही दिशा में जाना चाहिए. देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिलेंगी नहीं है ना, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस सरकार चाहे तो खोल सकती है. प्राइवेट के अंदर में रिजर्वेशन ला सकते हैं वो लोग, शिक्षण संस्था के जितने भी है उसके अंदर में वो आरक्षण ला सकते हैं, और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री ला सकते हैं. आज नागपुर के अंदर में भी इतना स्कोप है, और महाराष्ट्र के अंदर में अपना बम्बई तो कैपिटल है भारत का, है ना, एक आर्थिक राजधानी है, उसके अंदर में वो इतना रोजगार खड़ा कर. जैसे बीच में हमारे महाराष्ट्र के सीएम बोले वो सिंगापुर उसमें कहीं तो भी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, आर्थिक कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर में वो गए थे. तो उनका कहना था कि 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर में लाए. मुझे जितना समझता है कि अगर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आता है, 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आती है, तो उसमें कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है ना. तो उनका अगर कहना है कि मैंने 16 लाख, इस बात को 1 साल हो रहा अभी, 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर मैं एमयू करके आया, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर चालू हो जाए और उसको अगर 2-3 साल में प्रैक्टिकल प्रोसेस में अगर ला दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा फिर. लेकिन ये होता नहीं है, ये जुमलेबाजी होती है. 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था, है ना. जो सरकार आती है कि बोलता है हमने 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, तो 20 लाख करोड़ का एमयू कर दिया करके. तो युवाओं के लिए वो ऐसा अट्रैक्ट करने का फार्मूला बनाते, 4 दिन मीडिया में चलता कि इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर युवाओं को लगता कि इतना लाख नौकरियाँ आ गई. हो सकता है बोलते 20 लाख में हमारा नंबर नहीं लगाऊंगा करके, है ना, लेकिन 20 लाख युवाओं को नौकरी दे दिए होंगे करके. लेकिन बाद में 1 साल के बाद में सेंसेक्स आता, पता चलता वो 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और 2 लाख करोड़ लोग का इन्वेस्टमेंट आने के बाद में वो भी फैक्ट्री चालू नहीं हुई, वो इंडस्ट्री चालू नहीं हुई, और उसमें 2000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला. तो ये जो जुमलेबाजी वाला बंद करना चाहिए. देश की विकास की दिशा में बहुजन समाज के हिताय बहुजन सुखाय हिताब हिसाब से सरकार ने भी उस बात को सोचना चाहिए. अगर युवाओं को लगता होगा कि हमको अगर हमारा भविष्य बनाना है, तो उन्होंने बहुजन समाज के अंदर में जो संत महापुरुष पैदा हुए, बुद्ध से लेके तो कबीर से लेके तो रविदास महाराज, घासीदास महाराज से लेके तो जितने 116 महापुरुष पैदा हुए, फुले शाहू आंबेडकर, तुकाराम महाराज, गाडगे बाबा, बाबा साहब का संविधान, महात्मा फुले का शेतकऱ्यांचा आसूड, हु वेर द शूद्राज, ये सारे चीज़ें एनालिसिस ऑफ द कास्ट, ये सारी किताबें उन्होंने पढ़ना चाहिए, कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए. अगर किताबें नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब के माध्यम से उनके ऊपर में बड़े बड़े लेक्चर्स दिए गए हैं, डिबेट्स है, उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अपना एक विज़न और दिशा तय कर देना चाहिए कि हमको नौकरी की दिशा में जाना चाहिए, हमको बिजनेस की दिशा में जाना चाहिए, तो नौकरी की दिशा में जाना है, तो उस हिसाब से उन्होंने उसका अपना टारगेट करना चाहिए. किसी को राजनीति में आना है तो उन्होंने राजनीति के हिसाब से अपना वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को सेट करना चाहिए. उस हिसाब से सामाजिक आंदोलन से लेके तो धार्मिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आके काम करना चाहिए. 5-10 साल आगे उनको स्कोप है. उस जिसको लगता है कि मुझे बिजनेस में जाना है, तो उस दिशा में उसने प्रयास करना चाहिए. ये प्रयास करते करते सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार कोई मालक नहीं है, सरकार कोई राजा नहीं है ना. उसको भारत के संविधान ने ये सिर्फ उनको अपॉइंट किया है ना, जो पावर्स दिए है ना, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियरी पावर है, और पॉलिटिक्स है, राजनीति है ना, उन सबकी ड्यूटीज़ को दिया गया है. तो जो सरकार सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने समाज के हित में, देश के हित में पॉलिसी बनाना चाहिए. और जब देश में, समाज में, बहुजन समाज के वो लोग जब वोट लेते हैं, है ना, वोट के आधार पर लोग राजा बनते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उनका काम है कि बहुजन समाज की बिगड़ी को बनाना चाहिए. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो कमिटमेंट है उन्होंने वो पूरा करना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 50 साल में बहुजन समाज के साथ में जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी करने की कोशिश कर रही है. शेवटचा प्रश्न आपण पाहतो, आपण कार्यक्रम पाहता लॉर्ड बुद्धा टी व्हीवरती फूट की एकजूट. मित्र होत, आज आपण पाहतोय की समाजाची वाटचाल जी आहे ते एकीकरणाकडे आहेत, आणि एकीकरणाकडे असतानाच समाजाला एकतेशिवाय तरणोपाय नाहीत. तर आपण पाहतोय की आपण जर एकत्र राहिलो, ते विचारांनी असोत की रक्तानी असो, आपण एकत्र राहिलोच पाहिजे. तर या समाजाचं एकत्रीकरणासाठी करण्याकरिता आपण कोणकोणते पावलं उचलणार आहेत? आपण पाहतो की आपले बरेचसे लोक म्हणतात की 18 पक्ष आहे, 100 पार्ट्या आहे. तर या सर्वांना एकत्र करण्यासाठी तुमच्याकडे काय अजेंडा असेल आता?
देखो, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर में। हमने यूनाइटेड तो रहना चाहिए कि बाबा साहब ने दिया हुआ मूल मंत्र है, शिका संगठित हुआ संघर्ष करा, है ना। ये आपके सवाल का जवाब तो बहुत पहले मिल गया, वो 1930 में बाबा साहब ने दे दिया था इसका जवाब आपको, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है। तो वो शिका संगठित हुआ संघर्ष करा हमको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो लगता है कि जिनको पॉलिटिक्स के अंदर में छोटी मोटी जो पार्टियाँ उनको लगता है कि हमको कांग्रेस बीजेपी के साथ में नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने हमारे साथ में आके बात करना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, और उनके साथ में हम लोग भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जिनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन कोई बोलेगा कि कोई सामाजिक संगठन चला रहा है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का रिजर्वेशन अपना क्या ये नॉमिनेशन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, और बोलेंगे कि वी आर द इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी यानी वी आर द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द महाराष्ट्र, तो वो हमसे बात करे और हमारे से ये करे, तो वो बात नहीं होती है। तो जिसका अपना वजूद है, जिसका अपना वलय है, जिसकी अपनी ताकत है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं हम लोग साथ में लेके भाईचारा बना के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो उसमें वो कोई बात ही नहीं है जो हमारे साथ में आना चाहते हैं, और ये बहुजन समाज के हित में है। तो इन्होंने सबने हमारे साथ में आना चाहिए, जैसा भी जिनका लगता है। और जिनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा पार्टी में प्रवेश करना चाहिए। काय को छोटा छोटा करने से अच्छा, अगर छोटे छोटे इसमें कुएं में अगर टाके में अगर आप तैरने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हाथ पैर मारने को भी जगह नहीं मिलेंगी, स्पेस भी नहीं मिलेगा, पानी भी कम रहेगा। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर में समुंदर है ना। तो ये समुंदर में आप लोग आना चाहिए, है ना। यहाँ दिल दरिया सागर समंदर है। प्रकाश अंबेडकर साहब का दिल बड़ा है ना। प्रकाश अंबेडकर साहब सबको मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम करते हैं, रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं, फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने का वो काम करते हैं। तो वो होना चाहिए ना, क्योंकि यूपी के अंदर में मैंने एक एग्जांपल देखा था कि वहाँ दलित समाज के 10,000 संगठन थे जी। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। दैट टाइम आई वॉज इन बीएसपी, मैं बीएसपी में था उस टाइम में। तो मैंने देखा था जब बीएसपी की वह फुल फ्लेज की गवर्नमेंट जब आई थी, 2007 एमएलए जब बीएसपी की जीत के आए थे, वहाँ 10,000 संगठन दलितों के थे, है ना। तो छोटे मोटे 10,000 संगठन दलितों के थे। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया, लेकिन वहाँ मालूम था कि पॉलिटिकल पार्टी एक ही है जी। उसमें भी छोटी मोटी होंगी कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उनको मालूम है कि ये समाजवादी पार्टी को, वो बीजेपी को ये टक्कर दे सकते हैं करके, मायावती जी करके। तो वो सारे 10,000 समाज के संगठन लोगों ने उनको वोट दे दिया था। तो चुनाव के टाइम में 10,000 संगठन एक साथ में आ गए थे और उनको जिताया, 200 एमएलए लाए और सरकार बना के बताई उन्होंने। तो महाराष्ट्र में भी तो वही है ना अभी। तो महाराष्ट्र में हो गए ना 50 की जगह मैं मानता हूँ 100 होंगे। लेकिन जब आपको मालूम है कि पॉलिटिकली प्रकाश अंबेडकर साहब महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी पॉलिटिकली सबसे बड़ी ताकत है, तो जितने भी छोटे मोटे सामाजिक संगठन होंगे, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जिनके कभी कारपोरेटर भी जीत के आज तक के नहीं आए, तो ऐसे लोगों ने हमारे पार्टी में आ जाना चाहिए। नहीं आते तो कम से कम वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देना चाहिए और प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए, है ना। तो तभी बात बनेगी और बहुजन समाज के लोग सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आएंगे मास्टर चाबी अपने हाथ में लेंगे तो अपनी बिगड़ी अपन बना सकते हैं। ये न मत सोचिए कि आज हमारी ताकत कम है ज़्यादा है ना। क्योंकि देखो बीजेपी ने जब काम 100 साल पहले चालू किया था, तो वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़े, है ना। वो 100 साल उनको लगे, अभी हमको 40 साल हो गए। कांग्रेस जब खड़ी हुई 125 साल हो गए, है ना। तो उनको भी धीरे धीरे होता है। और हमारे पास तो इतनी ताकतवर विचारधारा है फुले शाह अंबेडकर की, वो विचारधारा दुनिया के सबसे ताकतवर विचारधारा है, और विचारधारा की हम लोग कार्यकर्ता है, उस विचारधारा के वाहक है और मजबूत नेता है प्रकाश अंबेडकर साहब। तो उसमें सफलता नहीं मिलेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास, अगर हमारा बल, अगर हमारा संयम अगर मजबूत है और राइट डायरेक्शन में अगर हम लोग चलेंगे, युवा अपने आप को मजबूती के साथ में विचारधारा से परिपक्व करके प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बिगड़ी बनेगी और हमारा कल्याण होगा। तर आमच्यासोबत होते विवेक हाडके, अतिशय विश्लेषणात्मक, प्रत्येक प्रश्नाची तेवढ्याच प्रमाणे परखडपणे उत्तरे दिलीत। रक्ताच्या नात्यापेक्षा विचारांचं नातं श्रेष्ठ आहेत आणि विचारांचं नातं जर जुळून घ्यायचं असेल तर रक्तसुद्धा फार आवश्यक आहेत। आणि म्हणून हे जे घटक आहेत, या घटकांनी सर्वांनी एकत्र येऊन एक सागर तयार करात। आणि विवेक हाडकेजींनी सांगितलं की बाळासाहेबाशिवाय तरणोपाय नाही बहुजन समाजाला, आणि आपल्याला जे दिशा भरकटणारे लोक येणार हे नेहमीच येणार, पण आपल्याला दिशा ही फक्त आणि फक्त बाबासाहेबांच्या विचारधारेवर, आणि जोपर्यंत आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आहेत तोपर्यंत तरी त्यांना तुम्ही पॉलिटिकली मजबूत करात। आणि फूट की एकजूट आपण पाहतोय की आनंदराज आंबेडकर की बाळासाहेब आंबेडकर, परंतु शेवटी म्हणावं लागेल की एक आपण विश्लेषणात्मक त्यांची आकडेवारी बघितली तर
प्रकाश आंबेडकरांची, तर आपल्याला दिसेल की प्रकाश आंबेडकर हे पाहतो यावेळेस आपण अकोल्यातून तर 3 लाखाच्या वरती, आणि आनंदराज आंबेडकरांना जे पाहिलं ते 18,000 के जवळ होतं. तेच जर व्होटिंग आपण पंजाबमध्ये पाहिलं तर ते मला वाटते 1800 की काहीतरी होतं. म्हणूनच आजची ही जी परिस्थिती बघता फूट की एकजूट, तर आपल्याला एकजुटीशिवाय तरणोपाय नाहीत. परत आपण अशाच विशेष कार्यक्रमात विशेष व्यक्तीसोबत येऊ. तोपर्यंत पूर्णविराम. बघत राहा लॉर्ड बुद्धा टी व्हीवरती विशेष कार्यक्रम. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.